उसी जगह स्टेम की अगर बात करोगे तो स्टेम अपोजिट जा रही, मतलब ग्रेविटी नीचे स्टेम ऊपर, अपोजिट जा रही, मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और जैसे ही तुम गेम स्पीड में जा रहे थे और इतनी जल्दी में तुम थे कि तुम्हारी पैर की छोटी वाली उंगली टेबल पे जाके फंस गई, समझे। और इतनी तेज फंसी तो क्या हुआ उसी टाइम, देखो ये क्या है, जैसे टेबल पे फंसी तो क्या हुआ, द मोमेंट व्हेन आई स्पीक 52 लैंग्वेजेस। ओके, सो हेलो सीकर्स, जो आज हम लोग को पढ़ना है वो थर्ड लेक्चर होगा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है। ठीक है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसी का जो थर्ड लेक्चर है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता कैसे, देखो लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि एक लास्ट वाला पॉइंट ये था कि अगर तुम मूवमेंट की बात करो मसल्स में तो वो इस वजह से होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। एक्टिन और मायोसिन दो टाइप के फिलामेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर जाते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये लास्ट क्लास में था। लेकिन अब सुनो, कॉन्ट्रैक्शन या नर्वस सिस्टम की जब तुम बात करोगे वो सारी चीजें तो एनिमल्स के लिए थी, लेकिन जब तुम प्लांट्स में आ जाओगे तो वो मूव कैसे करेंगे, वो कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है तुमको कि देखो कोऑर्डिनेशन में प्लांट के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, जब नर्वस सिस्टम नहीं है तो इनके पास कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको तुम हॉर्मोन्स बोलोगे और वही मूवमेंट कराते हैं पूरे प्लांट्स में, समझे। अब आ जाओ आगे, देखो आगे क्या बोला, मूवमेंट इन प्लांट्स। जो प्लांट में मूवमेंट है ना वो दो टाइप से हो सकता है। एक होता है कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जिसका नाम होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जिसका नाम होता है नेस्टिक मूवमेंट। ये दोनों चीजें समझ पाए, एक का नाम है डायरेक्शनल मूवमेंट, दूसरा नाम ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरे का नाम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और उसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट। देखो तुम कैसे याद रखोगे, नॉन डायरेक्शनल में एन आ रहा है और नेस्टिक में भी एन आ रहा है, समझे। तो नॉन डायरेक्शनल कौन सा हो गया, नेस्टिक हो गया, जो दूसरा बच्चा वो डायरेक्शनल हो गया, समझे। अब आ जाओ आगे, देखो ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है, ये हमने बता दिया कि देखो लाइट के वजह से जो प्लांट का सिर है, मतलब जो स्टेम वाला पार्ट है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स लाइट। मूव करना मतलब सिर्फ चलना नहीं होता है, मूव करना मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को ट्रांसफर हुआ या दूसरे पोजीशन तक गया तो उसको मूवमेंट बोल दिया जाता है। इतना समझ पाए। तो ये देखो ये प्लांट सीधा रहा होगा, लेकिन जैसे लाइट पड़ी इसका ये वाला पार्ट उठ के कहाँ चला गया, मतलब उठ के नहीं, थोड़ा सा बेंड हो गया, उस तरफ बेंड हो गया, तो इसको मूवमेंट बोला जाएगा। इतना बात समझ पाए। अब देखो व्हाट इज स्टिमुलस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बिना तुम पूरे चैप्टर को समझ नहीं सकते हो, समझे। स्टिमुलस क्या होता है तुमसे पूछा जाता है, तो सुनो स्टिमुलस देखो क्या है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच अ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। ऐसा कोई चेंज जिसके वजह से तुम रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे मान लो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई तो ठंडी पड़ने की वजह से तुम क्या करोगे, रजाई में चले जाओगे। तो रजाई में जब चले गए ना तो ठंडी क्या होगी, उसके लिए स्टिमुलस हो गई। तुम्हारे लिए स्टिमुलस कौन हो गया, वहां पे ठंडी हो गई। अगर अभी भी तुमको ना समझ में आया हो तो हम तुमको एक थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं कि जैसे मान लो तुम अपने तुम्हारे स्कूल में गेम्स पीरियड है, ठीक है, और बड़े दिनों बाद गेम्स पीरियड तुमको मिला है तुम्हारे स्कूल में। अब तुम बहुत स्पीड से तुम जाने की कोशिश कर रहे हो कि यार हम जितनी जल्दी ग्राउंड में पहुंच जाए कि हमारा एक सेकंड भी ना वेस्ट हो, ठीक। उतनी जल्दी तुम स्पीड से जल्दी से बैग में जितनी भी कॉपीज वगैरह थी वो पहले रख लिए, मतलब उससे पहले वाले पीरियड की सारी कॉपीज रख लिए। और रखने के बाद क्या हुआ, जैसे ही तुम गेम्स पीरियड में जा रहे थे और इतनी जल्दी में तुम थे कि तुम्हारी पैर की छोटी वाली उंगली टेबल पे जाके फंस गई, समझे। और इतनी तेज फंसी तो क्या हुआ उसी टाइम, देखो ये क्या है, जैसे टेबल पे फंसी तो क्या हुआ, द मोमेंट व्हेन आई स्पीक 52 लैंग्वेजेस एट अ टाइम, लैंग्वेजेस, ठीक है, द मोमेंट व्हेन आई स्पीक 52 लैंग्वेजेस एट अ टाइम। तुम्हारे यार जैसे ही पैर की उंगली उस टेबल पे लड़ी ना, तुम अचानक से अलग ही भाषा बोलने लग गए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पैर पे उंगली का लगना, तुम्हारे पैर पे इस चेयर का लगना या पैर की उंगली पर इस चेयर का लगना क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। इसी की वजह से तुम ये 52 भाषा बोले हो, 52 बोलते हैं हिंदी में, 52, ठीक है, 52 भाषा बोले हो। तो यहाँ के लिए स्टिमुलस क्या हो गया, तुम्हारा पैर इस लकड़ी से टच होना। अगर ये टच ना होता तो तुम 52 भाषा ना बोलते, लेकिन क्योंकि ये टच हुआ है इसीलिए तुम 52 लैंग्वेज एट अ टाइम बोल रहे हो, समझे। ये मजाक वाला जो मीम होता है ना वो वाला है, ठीक। अब देखो स्टिमुलस एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लो, तुमको क्लियर हो जाएगा। द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच अ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, समझ पाए, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ट्रॉपिक मूवमेंट। अब जो दोनों मूवमेंट है ना, ट्रॉपिक और नेस्टिक, दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसको डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं, अभी तुम पढ़कर आ गए हो। अब ये 5 टाइप का होता है। एक होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, देखो एक है फोटो, ये ट्रॉपिक मूवमेंट तो कॉमन है भाई, ये नाम ही है इसीलिए सबके पीछे जुड़ा हुआ है, बस तुमको फोटो से मतलब है। फोटो का देखो मतलब क्या होता है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट के वजह से किसी चीज का जनरेशन या सिंथेसिस होना। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट के वजह से मूवमेंट होना, तो नाम पड़ जाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो क्या है, मूवमेंट और ग्रोथ, मूवमेंट भी हो सकता है साथ में ग्रोथ भी तुम बोल सकते हो।
क्योंकि देखो प्लांट क्या है, धीमे धीमे ग्रो भी करेगा, तो लाइट जब तक नहीं मिलेगी तब तक ग्रो भी नहीं कर पाएगा, तो ग्रोथ भी टर्म यूज किया जा सकता है, वो भी किसके वजह से, लाइट की वजह से। बताओ समझ में आया क्या? दूसरी चीज समझो, देखो ये वाला पेड़ क्या है, इस तरफ बेंड हुआ, इस तरफ बेंड हुआ, बेंड हुआ मतलब क्या, ये स्टेम वाला पार्ट लाइट के तरफ जा रहा है, उसी जगह जो ये रूट वाला पार्ट है, देखो रूट ऐसी होनी थी, नहीं देख पा रहे हो, देखो रूट ऐसे सीधी होनी थी, लेकिन रूट कहाँ चली गई है, इस तरफ बेंड हो गई है, मतलब जो स्टेम वाला पार्ट है वो तो लाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रूट वाला पार्ट लाइट से दूर आ रहा है, तो जब ये लाइट की तरफ जाएगा तो अच्छी बात है लाइट के लिए, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और जो ये रूट वाला पार्ट है ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो वही चीज देखो यहाँ लिखा है कि स्टेम क्या शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। देखो फोटोट्रोपिक मोमेंट बोल दो या फोटोट्रोपिज्म बोल दो, बात एक है, ठीक है, तो इसको क्या बोल दो, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मोमेंट या फोटोट्रोपिज्म। सिमिलरली रूट्स क्या शो कर रही हैं, नेगेटिव, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। समझे, कुछ याद करने वाला नहीं है, तुमको हम समझा रहे हैं, जैसे समझाते जा रहे हैं वैसे दिमाग में बनाते जाओ, सारी चीजें याद हो जाए, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक। अब आ जाओ, अच्छा एक चीज और तुम समझ सकते हो, जैसे सनफ्लावर का मूवमेंट तुमने देखा होगा, अगर मान लो सूरज तुम हो, अगर सूरज तुम हो तो सनफ्लावर का मुंह तुम्हारे तरफ होगा, तुम थोड़ा थोड़ा ऐसे शिफ्ट होते गए तो सनफ्लावर भी अपना मुंह शिफ्ट करता जाएगा, मतलब जो सनफ्लावर का फ्लावर है ना वो कहाँ जाता है, जहां जहां सन जाएगा। सुबह अगर सूरज इस तरफ है तो सनफ्लावर ऐसे, इस तरफ आ गया सनफ्लावर ऐसे, इस तरफ आ गया सनफ्लावर ऐसे, इस तरफ आ गया सनफ्लावर ऐसे। तो इस सनफ्लावर का मूवमेंट में क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, तो लाइट की वजह से मूवमेंट है, इस वजह से ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इतना बात समझ पाए? अब देखो सनफ्लावर का मूवमेंट है, डायग्राम भी सुंदर सा तुम्हारे लिए लगा दिया है यहाँ पे, और ये देख लो सुंदर सुंदर सनफ्लावर है ना। एक आ जाओ आगे, देखो अगला क्या है, पहला फोटोट्रॉपिक लाइट की वजह से मूवमेंट, दूसरा हाइड्रोट्रॉपिक, नाम से ही लग रहा है भाई, हाइड्रो मतलब वाटर, अगर वाटर की वजह से कभी भी मूवमेंट होने लग जाए तो उसको क्या बोल दोगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो रिस्पॉन्स टू वाटर, ये बात याद होनी चाहिए। अब सुनो वाटर है तो ये कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर पेड़ है अगर, और पेड़ की रूट देखो, शूट तो सीधी है, उससे अभी तुम्हें नहीं मतलब है, बस यहाँ पे रूट देखो, देखो रूट क्या है, यहाँ पर ऐसे सीधी थी, बट हुआ क्या, यहाँ पर पानी तो था नहीं, अब रूट्स को पानी चाहिए, तो पानी लेने के लिए वो क्या होती है, रूट थोड़ी थोड़ी ऐसे बेंड होने लगती है टूवर्ड्स वाटर, तो देखो वाटर की तरफ जा रही है, मतलब मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट हुआ वाटर की वजह से, तो नाम पड़ गया हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रूट एग्जाम्पल है, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ये पानी के तरफ जा रहा है, अगर पानी से दूर आता तो नेगेटिव होता, लेकिन पानी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है। जबकि फोटो वाले में क्या था, देखो फोटो वाले में क्या था, ये लाइट से दूर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव है। इतना समझ पाए? इसीलिए हम तुमको कंपेयर करके भी दिखा दे रहे हैं कि बाद में तुम्हारे मन में कोई डाउट ना रहे कि इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव कैसे हो गया, इसीलिए हम बार बार आराम से कंपेयर करके दिखा रहे हैं। अब देखो अगला जियो, जियो मतलब जियोग्राफी जो तुम पढ़ते हो ना वो अलग है, लेकिन यहाँ वाले जियो का मतलब ये है ग्रेविटी, ठीक है। अगर कभी भी ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो जाए तो क्या कहोगे, जियोट्रॉपिज्म। अब देखो यहाँ पर जैसे कोई भी पेड़ है तो रूट्स, देखो ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लगती है, और तुम भी जानते हो जब तुम कोई भी पेड़ बनाओगे, जैसे पेड़ है तो इसकी रूट्स नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी भी नीचे, रूट्स भी नीचे जा रही है, मतलब रूट्स किसका, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो रूट्स हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। उसी जगह स्टेम की अगर बात करोगे तो स्टेम अपोजिट जा रही है, मतलब ग्रेविटी नीचे स्टेम ऊपर, अपोजिट जा रही मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ पाए? देखो तुम्हारे बुक का भी डायग्राम है, तुम्हारे बुक ने खुद बताया है कि देखो स्टेम क्या है, अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी मानोगे तो स्टेम देखो इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी नीचे स्टेम ऊपर, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और अगर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक की बात करें तो ग्रेविटी नीचे और रूट्स भी नीचे, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। देखो कितना सिंपल है, समझ गए? एक और मूवमेंट है, अच्छा नहीं दो और है, एक का नाम है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट और एक का नाम है थिग्मो मूवमेंट। देखो कीमोट्रॉपिक का, कीमो का मतलब याद रखना यहाँ पे केमिकल, अगर कभी भी मूवमेंट केमिकल की वजह से हो जाए प्लांट्स में तो उनको बोलोगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट्स में केमिकल कैसे होता है, तो सुनो जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब भी पिस्टल पे, पिस्टल जानते हो ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना, जब भी स्टिग्मा पे आके चिपकता है तो पॉलन ट्यूब निकालता है, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन अगर तुमने कभी पढ़ा हो तो उसमें तुम जानते होगे कि जब वो ट्यूब नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, निकालता है, तो क्या होगा, वो केमिकल की वजह से ट्यूब को पता चलता है कि हमको एग के पास जाना है। अगर वो सर्टेन केमिकल ना रिलीज हो ना तो जो ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है, वो अपने रास्ते पर ना पहुंच पाए, इसीलिए वहां पर देखो केमिकल की वजह से मूवमेंट हुआ तो उसको बोल दोगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू केमिकल, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अगला है थिग्मोट्रॉपिक। देखो थिग्मो का मतलब होता है टच, अगर कभी भी टच की वजह से मूवमेंट हो जाए प्लांट्स पे तो उनको बोलोगे थिग्मो, और ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन कोई ना कोई होगी ही होगी। तो देखो ड्यू टू टच अगर मूवमेंट है, ग्रोथ हो तो
वो हो जाएगा। अब टच से कैसे, देखो क्लाइंबर्स तुमने देखे होंगे, क्लाइंबर के टेंड्रिल देखी होंगी, तो क्या होता है एक सपोर्ट दे दो तो उसी के इर्द गिर्द ऐसे घूम घूम के चढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे टच है, उस सपोर्ट से वहां पर टच है, तो जब सपोर्ट से टच है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो टच की वजह से मूवमेंट, देखो बताओ डायरेक्शनल है कि नहीं है, एक डायरेक्शन में चढ़ रहे हैं ना, नीचे है तो नीचे से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, एक डायरेक्शन में चढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टच की वजह से एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो नाम पड़ जाएगा थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। बताओ समझ पाए, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स। एक बार देख लो ये पांचों, समझ पाए। पहला मूवमेंट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट लाइट के वजह से, दूसरा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट वाटर के वजह से, तीसरा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट केमिकल की वजह से, चौथा जियोट्रॉपिक मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से, पांचवा थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट टच की वजह से। समझे। और जो ये पहले नाम लिखे हैं ना पांचों मूवमेंट के, यही सब स्टिमुलस हैं। अगर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में कभी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टिमुलस इन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तो भाई कुछ नहीं है, सिंपल आंसर तुमने तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर भी दे दिया है, क्या है भाई, फोटो। अगर कभी क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टिमुलस इन थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, कुछ नहीं, बच्चे सोचेंगे कि हम लिखें क्या, बट क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। बताओ स्टिमुलस क्या होगा, थिग्मो। अगर टच ना होता तो मूवमेंट होता क्या, अगर मान लो यहाँ से तुम ये सपोर्ट हटा दो तो मूवमेंट होता नहीं होता, अगर लाइट ना होती तो क्या सेंसर मूव करता नहीं करता, तो स्टिमुलस तो वही हो गया। समझे। अब देखो एक जो दूसरे टाइप का मूवमेंट था जिसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट, ये होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इसमें तुमको डिटेल में नहीं जाना है, बस एक पढ़ लो। एक कौन सा पढ़ना है जो तुम्हारी बुक ने बताया है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक का मतलब नॉन डायरेक्शनल, थिग्मो मतलब टच के वजह से। अब कहोगे सर टच के वजह से डायरेक्शनल तो हम समझ गए, बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू टच, है ना। अब सुनो, तुमने एक पेड़ देखा होगा छुई मुई, क्या पेड़ देखे हो, छुई मुई पेड़, है ना। तो छुई मुई को पहली बात जो साइंटिफिक उसका नेम है वो है मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। मिमोसा में एम कैपिटल रखोगे और पुडिका का पी स्मॉल ही रखना होता है, साइंटिफिक नेम तुम जानते ही होगे, नहीं जानते तो याद रखो। दो वर्ड्स में बटा होता है, एक जेनेरिक होता है, एक स्पीशीज का होता है। जो पहला वाला लेटर होता है वो कैपिटल रखना होता है, दूसरे का स्मॉल रखते हैं, और जब भी तुम हैंड रिटन करते हो तो दोनों को अंडरलाइन करना होता है। ये चीज तुमको कॉपी में भी करनी पड़ेगी, ठीक। मिमोसा पुडिका, इसी को बोलते हैं छुई मुई, या इंग्लिश में एक और नाम होता है इसको टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। तो अब इसमें देखो क्या होता है, अगर इसमें ये प्लांट सीधे सीधे है, इसके प्लांट्स के बीच में यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर सोर्स है। अब जैसे ही तुम इसको छुओगे ना तो क्या होगा, वाटर जो इसके प्लांट में एब्जॉर्ब है अंदर की तरफ, वो क्या होगा, धीमे धीमे सारा वाटर खिंचता हुआ जहां से आया था, जहां से मतलब रूट से आया था, क्या रूट तक नहीं जाता है, वो धीमे धीमे नीचे लोअर पोर्शन ऑफ प्लांट्स में चला जाएगा। अब चला जाएगा तो जब इस प्लांट के पार्ट में वाटर नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। जब इस प्लांट में वाटर नहीं रहेगा तो ये फॉल हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगी। तो बोलोगे कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, क्यों डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि देखो इधर से भी पानी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन टच के वजह से हुआ है, इसीलिए नाम पड़ता है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, मतलब टच के वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो सुनो, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, ये तुम जान गए हो। एग्जाम्पल क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ लीफ, सॉरी लीव्स है यार, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका टच मी नॉट, या तो छुई मुई प्लांट। समझे, समझ पाए। ये तुम्हारे बुक ने देखो इसका डायग्राम बनाया है, यही मिमोसा पुडिका है, ये हमने दूसरी जगह से डायग्राम लिया इंटरनेट से। लेकिन सुनो, ये वाला डायग्राम हम तुमको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारी बुक ने मेंशन नहीं किया है कि द सेंसिटिव प्लांट लिख दिया है, बट ये प्लांट है कौन सा, अब तुम नाम बता सकते हो क्या, साइंटिफिक नेम बताओ एक बार, साथ साथ लिखते हैं चलो। MIMOSA मिमोसा, PUDICA पुडिका। अभी करेक्ट नहीं है, अभी गलत है, क्या करोगे, अभी अंडरलाइन करोगे तब जाके सही माना जाएगा। समझे। तो ये सेंसिटिव प्लांट जो तुम्हारी बुक ने दिखा रखा है वो छुई मुई है, कि पहले नहीं छुए थे तो ऐसा था, जैसे ही तुम टच करोगे वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा और लीव्स ड्रॉप हो जाएंगे, या ड्रूप भी इसको बोला जाता है कभी कभी, ठीक। इतना तुम्हारा मूवमेंट वाला पार्ट इतना ही था प्लांट्स में। अब देखो प्लांट में कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो कि काम करेंगे। हार्मोन्स एनिमल्स में भी है, हार्मोन्स प्लांट्स में भी हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। तो देखो जो प्लांट के हार्मोन होते हैं उनको बोला जाता है फाइटो हार्मोन। प्लांट के हार्मोन को बोलते हैं फाइटो, मतलब प्लांट ही होता है, और हार्मोन तो हार्मोन है ही। तो फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन क्या होंगे, स्पेशल केमिकल्स होंगे। वो तो पहले भी जानते हो कि हार्मोन्स क्या होते हैं, स्पेशल केमिकल्स होते हैं, और यही मदद करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। टाइप्स ऑफ जो प्लांट हार्मोन है वो तुमको 5 पढ़ने हैं। एक का नाम है ऑक्सिन, एक जिब्रेलिन, एक साइटोकाइनिन, एक एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ही स्ट्रेस हार्मोन बोल दिया जाता है, और एक का नाम है इथाइलिन। समझे, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं।
और तुम लोग को अभी ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हैं, इस चीज में भी तुम लोग अभी खुश रहो, है ना, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स ही अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, पढ़ने होते हैं। जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, देखो यही नाम लिखे हैं, ठीक है। और भी कुछ होते हैं जो कि तुमको अभी नहीं पढ़ने हैं, तो स्ट्रक्चर हमने बना दिया है कि देखो ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती है, इंक्लूडेड हैं। तो ऑक्सिन में देखो सबसे पहले ऑक्सिन काम क्या करता है, पहले डायग्राम से समझाना चाहेंगे। देखो अगर धूप पड़ेगी तो प्लांट इधर की तरफ मुड़ जाता है, वो तो फोटोट्रोपिज्म से समझ चुके हो, है ना। रूट्स इस तरफ मुड़ जाती है तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होती है, ये तुम जानते हो। लेकिन ऑक्सिन क्या करता है, सुनो, जब प्लांट के ऊपर, ये प्लांट है, जब प्लांट के ऊपर धूप है तो होगा क्या, धूप सीधी सीधी पड़ रही होगी, तो ऑक्सिन देखो ये जगह जगह इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सिन को पसंद है डार्कनेस पसंद है, इसलिए पसंद है क्योंकि वो धूप में नहीं रहना चाहता है। जैसे ही सूरज थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा तो धूप बताओ इस वाले पोर्शन पे पड़ेगी, और ऑक्सिन को क्या पसंद है, छाव पसंद है, इसीलिए वो कहाँ आ जाएगा, जहां पर छाव होगी, मतलब पीछे वाले पोर्शन पे। इतनी बात समझ पाए। और ऑक्सिन का काम क्या होता है, ये सेल जो होती है, सेल्स उनको इलोंगेट कर देता है, तो सेल को इलोंगेट कर देगा और धीमे धीमे क्या होंगी, ये देखो ये जो सेल्स हैं वो ऐसे ऐसे इलोंगेट हो गई हैं जिस तरफ ऑक्सिन होगा। तो अब क्या होता है कि जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब जो शेडी रीजन है, वहां रीजन है ना, जो शेडी रीजन है वहां पर जो पार्ट्स हैं, वहां पर जो सेल्स हैं वो सेल इलोंगेट हो गई हैं। एज अ रिजल्ट होगा क्या, ये वाली साइड छोटी और ये वाली साइड बड़ी, तो जो प्लांट होगा वो बेंड हो जाएगा। लेकिन बेंड किधर होगा, टूवर्ड्स लाइट। पॉइंट समझ पाए, एक बार फिर समझा रहे हैं। देखो सन अगर सिर पर है तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्सीजन, क्योंकि छाव कहीं नहीं मिलेगी। जब सन इधर चला जाएगा तो शेडी रीजन में ऑक्सीजन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सेल को इलोंगेट कर देगा, और एज अ रिजल्ट ये वाली साइड बड़ी, ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। तब उसको बैलेंस करने के लिए प्लांट को मुड़ना पड़ता है, लेकिन मुड़ता किस तरफ है, टूवर्ड्स सनलाइट। और ऑक्सीजन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम सनलाइट। इतनी बात समझ पाए। तो और ऑक्सीजन मिलता कहाँ है, ये भी याद कर लो। ऑक्सीजन जो मिलेगा वो हमेशा शूट के टिप पर मिलता है। शूट मतलब स्टेम होता है, स्टेम के टिप पर मिलता है ऑक्सीजन। दूसरी चीज, अगर स्टेम के टिप में मिलेगा तो ग्रो भी क्या कराएगा, स्टेम के टिप ही ग्रो कराएगा, कोई नई बात तो है नहीं। तीसरी चीज क्या है, सेल का प्रोमोट करेगा सेल की ग्रोथ को। तीनों पॉइंट इसमें कवर हो गए, समझ पाए। अगर कभी भी एग्जाम में लिखने को आए तो ये डायग्राम अच्छे से याद कर लो, डायग्राम बनाना मत भूलना, क्योंकि जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर हमने डाल दिया है, ये कभी तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक। जिब्रेलिन में तुमको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, ये प्लांट के शूट पे होता है, ना कि टिप पे। टिप पे शूट टिप बोल दोगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। दूसरा, सेल की इलॉन्गेशन में मदद करता है। तीसरे, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन में मदद करेगा, ठीक। 3 पॉइंट याद रखते हैं। अब देखो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन में देखो क्या है, सी से साइटोकाइनिन और सी से सेल डिवीजन। तो पहली बात ये याद रखना, साइटोकाइनिन प्रोमोट करेगा सेल डिवीजन को। दूसरा, सेल डिवाइड भी करता है, सेल को इलोंगेट भी करता है, तो सेल इलोंगेशन भी लिख देना, क्योंकि तुमसे देखो पूछा जाता है हाउ व्हाट इज साइटोकाइनिन या राइट द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, और 3 मार्क्स से पूछ लिया तो 1 पॉइंट पे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। इसीलिए तुमको क्या करना है, जितने पॉइंट्स है ना, जितने मार्क्स है उससे एक ज्यादा पॉइंट लिखा करो, ठीक। अब क्या है, तुम अगर इसी की बात करोगे तो साइटोकाइनिन में पहला पॉइंट ये चला जाएगा, दूसरा पॉइंट ये चला जाएगा, तीसरा ये मदद किसमें करता है, फ्रूट और सीड के डेवलपमेंट में। वैसे तो पूरी बॉडी को बनाता है, हर जगह सेल डिवाइड करता है, बट जनरली जो मेजर जगह है, जैसे फ्रूट्स में सेल का डिवाइड होना जरूरी है, ताकि फ्रूट्स जो हैं वो ज्यादा बल्कि दिख सके। सिमिलरली सीड में भी जर्मिनेशन जरूरी है, इसीलिए सीड्स और फ्रूट्स बेस्ट आंसर जाता है। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो, चौथा पॉइंट तुम ये सबसे पहला पॉइंट यही होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन, वही चौथा पॉइंट बन जाता है, समझे। और भी तुमको अगर लिखना हो तो डिटेल में तुमको बाद में बताएंगे कैसे लिखना होता है, लिखना हम अलग से सिखाएंगे। बट अभी के लिए तुमको ये याद रखना कि ये पॉइंट्स मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया तब कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन बाई चांस पार्ट्स में आ गया तब कैसे लिखोगे, तो वो लिखने वाला पार्ट है, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। अभी तुम ये पूरा थ्योरी देखो, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग से कुछ भी चीज स्लिप ना हो। इसीलिए अभी हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स ऑल्सो, ठीक। अगला देखो क्या है, अगला एब्सिसिक एसिड, इसको पढ़ोगे कैसे, एब्सिसिक एसिड। देखो इसको एबीए शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस करता है, बल्कि ये है ये स्ट्रेस में मदद करता है, मतलब ये अच्छा हार्मोन है, स्ट्रेस में मदद करेगा। अब होता कैसे है, जैसे कभी कभी प्लांट्स को फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिला, या तो वेदर नहीं मिला, या तो वाटर कैपेसिटी जितनी उनको चाहिए थी उतनी ना मिल पाई, जिससे ऐसे प्लांट धीमे धीमे सूखने लगता है। तो अब सूखने लगेगा तो प्लांट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो अब न्यूट्रिएंट उनके जो है ऊपर वाले हार्मोन्स ये भी तो यूज कर रहे होंगे, तभी ये भी काम करते हैं। तो ये क्या करता है, जो एब्सिसिक एसिड है, ये सबसे पहले जितने भी हार्मोन है उन सबका काम रोक देता है, ताकि जो भी एनर्जी हार्मोन ले रहे थे वो एनर्जी वो ना लेके कौन ले, प्लांट ले।
ताकि मतलब जो प्लांट है ना वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। पहला काम ये करता है। तो ये रोक देता है ग्रोथ को, जो प्लांट की ग्रोथ है उसको रोक देगा, मतलब उन सारे हार्मोन का काम रोक देता है। दूसरी चीज क्या है, डोरमेंसी इंड्यूस करता है। देखो जैसे तुमने चना देखा होगा सूखे वाले, तो जो चने होते हैं अगर उसको तुम कभी भी, चाहे जितना पुराना चना उसको जब तुम पानी में भिगाओगे, चाहे तुम मतलब अपने दुकान से किसी भी बगल वाली दुकान से लेकर आओ, और चाहे वो बोरी में रखा गया हो चाहे बॉटल में रखा गया हो, जब भी तुम उसको डालोगे पानी में तो फूल जाता है। तो एक्चुअली वो चना जिंदा होगा तभी तो वो फूल पाया। जिंदा इन द सेंस कि उसके पास साइटोप्लाज्म है, उसके पास न्यूक्लियस है, तभी वो अपने अंदर वो स्वेल अप हो पाया है। तो जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है जब तक चना इनएक्टिव था उसको डोरमेंट पीरियड बोल दो या तो डोरमेंसी बोल दो। तो एब्सिसिक एसिड सेम काम क्या करता है कि प्लांट को लगभग इनएक्टिव कर देता है। सारे काम होंगे लेकिन प्लांट के जो भी मेन फंक्शंस होंगे वो ग्रोथ वगैरह के वो इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से डोरमेंसी को इंड्यूस करा देता है, डोरमेंसी ले आता है। 2 पॉइंट याद हुए। तीसरी चीज क्या है, जो भी एक्स्ट्रा लीव्स उसको, एक्स्ट्रा लीव्स इन द सेंस की जो भी लीव्स उसको लग रही हैं कि वो एनर्जी वहां पे ज्यादा जा रही है, मान लो 1000 लीफ है प्लांट में, अब एनर्जी सिर्फ 500 लीव्स की मिल रही है, तो क्या करेगा 500 लीव्स को हटा देता है, सिर्फ 500 रखता है ताकि प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव कर सके। फिर जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आएगा या जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा वो वापस से सारी की सारी लीव्स को ले आता है। समझे, ये है एब्सिसिक एसिड। अगला देखो इथाइलिन है। इथाइलिन तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया है बट जनरली पीछे वाली जो पहले वाले एनसीईआरटी चलती थी वहां पे ये चीजें मेंशन हुआ करती थी। ठीक है, तो इथाइलिन को देखो गैशियस पीजीआर बोलते हैं। पीजीआर कोई नई चीज नहीं है। पीजीआर का फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब देखो प्लांट की ग्रोथ को कौन रेगुलेट करता है, फाइटो हार्मोन। तो चाहे तुम पीजीआर बोल दो, चाहे फाइटो हार्मोन बोल दो, चाहे प्लांट हार्मोन बोल दो, सारी चीजें एक है। ठीक है, तो इथाइलिन का गैशियस पीजीआर है। अब देखो इसके ऊपर की जो चीजें हैं, सुनो, जो ये, हाँ, जो ये वाले हार्मोन है ऊपर के 3, ये प्रोमोट कर रहे थे ग्रोथ को। ये शूट के टिप में, ये शूट में, ये सेल डिवीजन में। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट कर रहा था ग्रोथ को, जबकि इथाइलिन प्रोमोट भी करेगा और साथ में इनहिबिट भी करेगा, दोनों फंक्शन है उसके, इसीलिए इसको मल्टी फंक्शनल हार्मोन बोला जाता है। तो इथाइलिन कहाँ गया, इथाइलिन देखो मल्टी फंक्शनल हार्मोन है और हेल्प किसमें करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। जो फल है ना उनको पकाने में मदद करता है। तो जब फल को पका रहा होगा, तो अब ये समझो यहाँ पे फल को पकाने में क्या हुआ, प्रोमोटर की इनहिबिटर। सोचो, फल पका रहे हैं मतलब अच्छी चीज है ना, प्लांट के लिए तो अच्छी बात है फल का पकना, इसीलिए प्लांट्स के लिए उस टाइम क्या किसकी तरह काम करने लग जाएगा, प्रोमोटर के तरह। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर देखो लास्ट पॉइंट, अच्छा यही चीज दिख गई यहाँ पे कि प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है। और ये यहाँ पे इथाइलिन कहाँ गया, इथाइलिन, हाँ ये रहा, ये देखो इथाइलिन है। इथाइलिन तुमको पढ़ना भी है केमिस्ट्री में, तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में C डबल बॉन्ड C होता है और चार हाइड्रोजन लगे होते हैं अगल बगल। ठीक है, ये हाइड्रोजन कैसे भी तुम लगा सकते हो। तो देखो ये डबल बॉन्ड है ना, तो 2 कार्बन की चेन होती है एथ, है ना, और डबल बॉन्ड ईन होता है, इसीलिए नाम पड़ जाए एथाइलिन। समझे, ठीक है। और है कुछ, हाँ ठीक है, इतना ही आज की क्लास में करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर जैसा भी लेक्चर लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। तुम्हारे जानने वाला भी कोई हो जिसके लिए काम की चीज हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है।